तो आप लोग को सबसे पहले बता दें मेरे प्यारे सेठ, यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग को इस सेट से एकदम 35 में 35 करने का क्षमता हो जाएगा। यदि क्लास 12th फिजिक्स का अगर बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड का हो, खासकर ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है 12th फिजिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें रहने वाला है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा देने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम अपने अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर लीजिए। जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट है सभी लोग, जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट है सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास चलने वाला है, जो मॉडल पेपर 12th फिजिक्स का है, और वो लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को मैं दिखाऊंगा। एकदम गर्दा मचा देने वाला है, जो एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा। आवाज दो, एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, वही वाला है। तो सभी लोग शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों में, जिससे सभी स्टूडेंट लोग जुड़ पाएंगे लाइव क्लास। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग एकदम फटाफट एकदम शेयर कर लेंगे, तेजी में एकदम शेयर करेंगे। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, तेजी में आप लोग शेयर कर लेंगे। तो चलिए क्लास शुरू कर दिया जाए। आप लोग यस सर का कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग क्लास शुरू कर दिया जाए, यस सर का कमेंट करेंगे जितने भी मेरे प्यारे लाल है सभी लोग। चलिए फटाफट एकदम शेयर कर लेंगे, और सभी लोग एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। क्या आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही है? सभी मेरे प्यारे से फटाफट एकदम तेजी में करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे से क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखिए, आज जो है बहुत ही पावरफुल फिजिक्स का जो है 12th फिजिक्स मॉडल पेपर सेट नंबर 1, ठीक है ना। ये आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस सेट से, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे से क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। क्या दिया है, चलिए आप लोग को एग्जाम में जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। कहाँ चला गया नीरज लिखने वाला? या आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोग को यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से 70 तक आप लोग को, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, केवल 35 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट मीटर है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, ठीक है ना। ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोधकता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे चलते 2 नंबर में, 1/4πε0 का मान क्या होता है? तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम के पावर -2 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को ए, ठीक है ना। एकदम यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% एकदम बनता है एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या कर रहा है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, कौन सा है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक कौन सा है? तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है इससे पहले जान लीजिए, 8.854 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स होता है। यानी कि आप लोग को मात्रक हो जाएगा फैराड मीटर इनवर्स। एप्सिलॉन नोट को हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतता, मुक्त आकाश का परावैद्युतता। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, जब भी कोई भी वस्तु को आवेशित कीजिएगा तो धन आवेश जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और ऋण आवेश जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें सीधे आवेशित कर रहा है तो वो बढ़ या घट दोनों हो सकता है, बढ़ या घट दोनों। अगर धन आवेशित करता तो घट जाता, ऋण आवेशित करता तो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सीधे आवेशित तो बढ़ या घट। अब आगे देखिए, विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है जिसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, जो किसके बराबर होता है? तो dV/dx के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को होता है E बराबर -dV/dx होता है, जिसका मात्रक हो जाएगा, इसका हो जाएगा विभव का वोल्ट हो जाएगा, बटा में x दूरी होता है तो मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाता है। ऐसे आप लोग को dV/dx हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, dV/dx। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? मतलब एक ESU बराबर कितना होता है? चलिए फटाफट करेंगे 6 नंबर में, 6 नंबर में सभी लोग करेंगे।
चलिए माही सिंह जी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया एकदम 6 नंबर में। 6 नंबर में आप लोग को हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, डी हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? 7 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, तो ये कौन सा क्रम में है? तो ये दोनों है समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में क्या होता है? सीधे जुड़ता है। तो सीधे जुड़ता है तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3, ठीक है ना। तो C1 प्लस C2 जुड़ जाएगा सीधे, तो 3 + 2 = 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नक्शा हो जाता है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये आप लोग को 4 माइक्रोफैराड यहाँ पे दिया हुआ है। ये ए सिरा हो गया, ये बी सिरा। ये दोनों का कैलकुलेटिंग करके कितना आया? तो 5 आया। अब ये श्रेणी क्रम में हो गया, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम को CS कह देते हैं, है ना। CS, ओ ये तो समांतर क्रम में ना था, तो CP हो गया। और ये हो गया आप लोगों को, ये हो गया C3 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में होता है क्या? बटा में होता है 1/CP प्लस 1/C3। अब बताइए कि 5 है तो 1/5 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? बटे में 20, और पचका के पहरा में कितना दाम है? 4 दाम है, और इसका पहरा में 5 दाम है, तो 5 4 9, 9/20। इसको बदल देते हैं, 1/CS को ऊपर ले आते, तो CS बराबर 20/9, 20/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20/9। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने तो उसका धारिता क्या होता है? तो जब भी मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, समांतर पट्टिका रहेगा, उसके बीच में कोई भी परावैद्युत माध्यम डाला जाएगा तो उसका हर संभव धारिता बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारिता क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है, याद रखेंगे। अगला, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? चांदी है, तांबा है, कि सोना है, कि जास्ता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे से, तो इसमें आप लोगों को चांदी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो आदर्श एमीटर, देखिए सबसे पहले नंबर ध्यान से सुनिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आदर्श एमीटर कह रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 0 होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, या है ना, ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है ना। तो चलिए ऊर्जा का मात्रक हो गया। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, है ना, विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो एकदम, चलिए सभी का एकदम करेक्ट आया है। 50,000 ओम जो किए हैं सभी का करेक्ट है। आगे चलते अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति आप लोगों को पहले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं। क्या होता है? P बराबर होता है V²/R। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है 2025 में या कभी भी एग्जाम दीजिए 26 में, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में 400+ नंबर लाए, है ना, हर सब्जेक्ट को जोड़ करके, यानी कि 80+ हर सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो आप लोग को अभी ऑफर में 399 में ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिल रहा है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, या लिख देते हैं 8229 84 33 52। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 15 नंबर में, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 एम्पियर, 96,500 कूलम, कि 96,500 वोल्ट, कि 96,500 न्यूटन। चलिए सभी लोग मेरे प्यारे से करेंगे। चलिए तेजी में, चलिए प्रीतम गोस्वामी जी, माही जी, आदित्य जी, चलिए सभी मेरे प्यारे से कमेंट करेंगे। तो एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं, 96,500 कूलम होता है मेरे डियर स्टूडेंट लगभग। ऑप्शन नंबर ये हो गया। 16 में, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी भी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कोई भी विभव मापी के संवेदनशीलता को अगर बढ़ाना है तो उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र के संवेदनशीलता को, अनुप्रस्थ क्षेत्र के संवेदनशीलता को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। 17 में क्या कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना। अनंत में स्थित किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और बटा में आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलम होता है। यानी कि हो जाएगा आप लोगों को जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध। क्या कर रहा है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग। तो इसका एक ट्रिक होता है, क्या होता है ट्रिक, BB रोए ऑफ ग्रेटे तक अभी रहने देते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी कि रेड के लिए कितना हो गया, 2। तो रेड के लिए कलर कोड क्या है, तो 2 है, याद रखेंगे। रेड के लिए कलर कोड क्या हो गया, 2 हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर में, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या हो जाएगा। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तो क्या हो जाएगा, सो बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है, वेग अचर रहेगा। क्या रहेगा, आवेश का वेग जो है अचर रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है, क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या होता है, एक विद्युतीय क्षेत्र वाला होता है, तो उसमें होता है 1/2, है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E के स्क्वायर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, 1/b स्क्वायर बटा में 2 म्यू नोट होता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। इसमें एप्सिलॉन नोट ऊपर होता है, इसमें म्यू नोट नीचे होता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऊपर वाला विद्युतीय क्षेत्र के लिए है और नीचे वाला चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। आगे देखिए 21 नंबर में क्या करें, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रीतम जी, चलिए बिट्स जी, माही जी, राम कुमार जी, चलिए तेजी में करेंगे। तो मेरे प्यारे से 21 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। क्या हो जाएगा आप लोगों को इसका आंसर, इसका हो जाएगा 2BA के पावर 3/2 बाई म्यू नोट रूट अंडर पाई। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें VBI लगा लेना है, ठीक है ना, VBI लगा लेना है इसमें। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए साइक्लोट्रॉन। चलिए तेजी में करेंगे, लोफी जी,
चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे सेंट रुपेश बिहारी जी। चलिए बहुत बढ़िया। 22 का सभी मेरे प्यारे सेंट का ऑप्शन नंबर एकदम इलेक्ट्रॉन उपयुक्त नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? लॉरेंज बल के परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा सही है? तो लॉरेंज बल के परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर एकदम ए आएगा राइट। और ये 2 नंबर वाला में भी पूछता है, ठीक है ना, याद कर चल चलेंगे आप लोग। 2 नंबर वाला में भी पूछता है मेरे प्यारे सेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है मेरे डियर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? सभी मेरे डियर एशियंट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? तो मेरे प्यारे एशियंट फटाफट करेंगे कमेंट, तेजी में करेंगे आप लोग। तो वो हो जाता है घटता है। विषुवत रेखा की ओर अगर जाइएगा नमन कोण पर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, तो घट जाएगा। 25 में चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध है। तो देखिए इसको याद करने का एकदम सिंपल है। एल एम बराबर क्या लिखेंगे? एल जी। ए बी सी डी में देखिए, पहले जी की पहले एम, तो GHIJKLM, पहले ई, तो पहले 5 इसके साथ 6 है ना। अब क्या कर रहा है? एल एम जैसे के 23 है, तो इधर 5 बटे इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में। एल जी याद करने का एकदम बेस्ट ट्रिक है, याद करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में यह हो गया विभेद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है, ठीक है ना, 1 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। म्यू का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है लौह चुंबकीय में। अब कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए सौरभ जी तेजी में करेंगे, प्रीतम जी। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? 27 के, तो वो होता है आप लोग को एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर एकदम सी जाएगा, एकदम करेक्ट। आगे देखिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? सो पूछा है मेरे डियर स्टूडेंट, तो 0 होता है। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है 0 होता है, याद रखेंगे। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। अब चलिए हम लोग इधर चलते हैं। 28 के बाद हम लोग 29 में प्रवेश करेंगे। कितना नंबर में? 29 नंबर में। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को, ये विद्युत क्षेत्र के लिए है ना। अब कह रहा है कि बीमा जो है समतुल्य है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या बताया था मैं कि B²/2 म्यू नॉट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के समान हो जाएगा। जो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग उसको अगर बढ़िया से देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आएंगे। 30 नंबर में क्या करा है? डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डायनमो के जो है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उष्मीय प्रभाव पर है ना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कि चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। फंस गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ठीक है। चलिए 30 नंबर हो गया। तो 30 नंबर में आप लोग भी जो किए हैं सभी का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे से, 31 नंबर में, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है क्या चीज में? उष्मा ऊर्जा में जो होता है ना। तो बताइए मेरे प्यारे से, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तेजी में बताएंगे, चलिए तेजी में बताएंगे। 31 नंबर, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारलाल, एकदम राइट आंसर। ताम्र क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? ताम्र क्षय, ताम्र क्षय। अगला नंबर, एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो देखिए मेरे प्यारलाल, एक प्रतिबाधा होता है, एक शक्ति गुणांक होता है। प्रतिबाधा पूछेगा तो Z √√R² प्लस
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। ठीक ठीक है। और जबकि शक्ति गुणांक कहेगा तो शक्ति गुणांक होता है आर बटे जेड होता है। तो आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना हो जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी होता। सी होता, टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है ना, सी होता। अब आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 33 नंबर में। 33 में क्या करें, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल है ना के बीच फाई कोण है तो कलांतर, तो शक्ति गुणांक। जैसी परीक्षा में कहेगा आप लोगों को शक्ति गुणांक, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट एकदम कॉस फाई याद रखना है। क्या रखना है याद? कॉस फाई। शक्ति गुणांक देखना है, कॉस फाई लगाना है, एकदम मेरे प्यारे लाल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध सी संधारित्र है ना, कि धारिता जो है एल बटे आर और आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, दोनों का टी ही होता है, दोनों का टी ही होता है। केवल इधर लगा देगा M0 L0, तो इसका मान एक ही होता है। फिर इधर लगा देगा M0 L0, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी चला जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ रहे हो मेरे प्यारे लाल? चलिए बहुत बढ़िया है, समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है। याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को लड़ेगा। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए जैसे ही कहेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर तो समझ जाना है कि एन बड़का होगा और N2 बड़ा होगा, N1 छोटा होगा। जैसे ही कहेगा अपचाई ट्रांसफार्मर तो उसमें याद रखेंगे N1 बड़ा हो जाएगा, N2 छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपचाई। अपचाई ये हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई तो याद रखना है, ऊंचाई में N2 बड़ा होता है, तो N2 बड़ा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, ऊंचाई कहेगा तो N2। बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अगला 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका होता है अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग सब हो गया, केवल अनुदैर्घ्य क्या होता है? तो ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग जो होता है, ध्वनि तरंग यह जो होता है आप लोग को अनुदैर्घ्य होता है। बाद बाकी जितना भी चीज है सभी के सभी अनुप्रस्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 37 में, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कौन होता है? तो कैथोड किरणें होता है। तो ये कैसे सर जी? तो गामा पर क्या होता है? गामा पर उदासीन जीरो होता है, पराबैंगनी किरण जीरो होता है, उदासीन होता है। एक्स किरण क्या होता है? तो जीरो होता है, यानी कि उदासीन होता है। और कैथोड किरण क्या होता है? विक्षेपित होता है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होता है? देखिए विद्युत मतलब क्या हुआ? विद्युत मतलब हुआ ई वेक्टर, है ना। और फिर देखिए चुंबक भी बी वेक्टर, तो दोनों के दोनों सदिश राशि, तो सदिश गुणनफल के समांतर, के समांतर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, देखेंगे मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होते हैं गुरुत्वाकर्षण में तो नहीं, चुंबक क्षेत्र में भी होता है, विद्युत क्षेत्र में भी होता है, यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि बीटा किरण पर एक माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी एक माइनस होता है। ठीक है ना, तो विद्युत एवं चुंबक दोनों में, और जो उदासीन होगा वो कोई में नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब, चलिए अंजलि जी साउंड अब प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे आप लोग। कौन सा रंग सबसे पहले बाहर आएगा, सो पूछ रहा है। 40 का आप लोग का एकदम राइट आंसर लाल रंग। ठीक है ना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, तो लाल रंग। हाँ, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो 41 में क्या कह रहा है। 41 में देखिए मृग मरीचिका जो है ना, मृग मरीचिका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण होता है। मृग मरीचिका क्या होता है, तो मृग मरीचिका जो हम लोग धूप में जब कोई बालू चमकता है, तो वह बालू चमकने की प्रक्रिया को मृग मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। समझ गए हो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है मेरे प्यारे से, तो अनंत होती है, याद रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है, हीरा का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का 2.42 होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है, हवा में कि पानी में कि शीशा में कि निर्वात में। सभी मेरे प्यारे एशियन कमेंट करेंगे। चलिए माही जी, फंडामेंटल जी, तेजी में करेंगे। सभी मेरे प्यारे एशियन फटाफट एकदम कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा आप प्रकाश का वेग कहाँ होता है, तेजी में करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है ना, निर्वात में होता है। क्या कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक सीधा कि वास्तविक उल्टा कि आभासी सीधा कि आभासी उल्टा। जल्दी से करेंगे खगोलीय दूरदर्शी में। खगोलीय दूरदर्शी में तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए सभी का एकदम करेक्ट है, आभासी और उल्टा खगोलीय दूरदर्शी में। आगे देखिए 46 में, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता हो कि कौन सा लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, 47 में, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करता है तब तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है। जब प्रकाश की एक किरण कोई भी स्लैब में प्रवेश करेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा या घटेगा, अंजलि जी, माही जी बताइए तेजी में। 47 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घटता है, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। आवृत्ति किसी का भी नहीं घटता है, ठीक है ना, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, याद रखेंगे। परीक्षा में देता है कि कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति, याद रखेंगे। प्रकाश के रंग का कारण कौन सा है, तो उसका आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो उसका आवृत्ति होता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आया है। अगला, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है कि नेत्रिका बड़ा होता है। अभिदृश्यक बड़ा होता है या नेत्रिका बड़ा होता है, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभिदृश्यक जो होता है बड़ा होता है और नेत्रिका जो है छोटा होता है ना, छोटे अभिमुख का होता है। बड़े अभिमुख के अभिदृश्यक होता है, छोटे अभिमुख का जो है नेत्रिका होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या करा है। 50 नंबर में, 50 में, किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है बताइए। तो परिमित दूरी पर बिंदुवत कह रहा है, तो बिंदुवत मतलब गोल, बिंदु के तरह क्या होता है, तो गोल गोल गोलाकार होता है। अगला कह रहा है 51 में, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध क्या है, तो बताइए दोनों में संबंध क्या है मेरे प्यारे लाल। सभी लोग करेंगे, सभी लोग फटाफट एकदम। 51 का आप लोगों का करेक्ट आंसर आया है। क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर होता है मेरे प्यारे लाल λ/2 पाई इंटू फाई होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर वाला में पूछेगा, कलांतर एवं पथांतर में संबंध। 52 में क्या कह रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है,
तो प्रकीर्णन होता है कि व्यतिकरण होता है? तो व्यतिकरण होता है। क्या होता है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है। आगे देखेंगे, आगे क्या कर रहा है? प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो बताइए अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई की पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक के अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बटे 2। चलिए फटाफट बताएंगे सभी मेरे डियर स्टूडेंट तेजी में। 53 का मेरे डियर स्टूडेंट सभी का एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, ठीक है ना, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। 54 में क्या कह रहा है मेरे डियर कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं जिससे समझाने में दिक्कत नहीं होगा। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है? तो वह ध्रुवन है। क्या है? ध्रुवन। निर्विवाद रूप से जो भी होगा वो ध्रुवन कहलाता है, ठीक है। चलिए 54 का मेरे डियर स्टूडेंट देखते हैं सभी का कमेंट, बहुत ही बढ़िया किए हैं, सभी का करेक्ट है। 55 में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग होता है, तो बताइए पूर्ण मतलब क्या होता है? जोड़ा। पूर्ण मतलब क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? जोड़ा ना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, जोड़ा होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा? जोड़ा, यानी कि 2 डायोड। आगे देखिए क्या कर रहा है 56 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए, सबसे पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जैसे यहाँ पर वोल्ट लगाइएगा तो कूलम वोल्ट, 1 कूलम वोल्ट बराबर 1 जूल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाता है, आप लोगों को क्या हो जाता है? जूल में आ जाएगा, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ये भी वैल्यू पूछता है एग्जाम में, याद रखेंगे, 100% पूछता है गारंटी के साथ। अब मेरे प्यारे से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया आप लोगों को, ठीक है ना, घबराना नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है ना। चलिए सभी लोग तो कहावत जानबे करते हैं। तो मेरे प्यारे से कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? बताइए। तो h/2 पाई होता है ना, और जूल सेकेंड होता है। h/2 पाई और जूल सेकेंड, एकदम राइट आंसर आप लोगों का। चलिए जो भी मेरे प्यारे से किए हैं, चलिए हाँ, चलिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव 70 को ऑब्जेक्टिव है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है मेरे प्यारे से कमेंट करेंगे? तो लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे। अगला, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है? तो अर्ध आयु बराबर, अर्ध आयु बराबर क्या हो जाएगा? अर्ध आयु बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट कमेंट करेंगे अर्ध आयु बराबर क्या हो जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है, जो भी किए हो वो हो जाएगा अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूँ जो जो ये सेट देख लिए हैं एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे सेंट, इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित हो जाता है। तो देखिए अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है, कौन कण? अल्फा, परमाणु संख्या 2 घटता है, ठीक है ना। हाँ तो इसमें परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या 2 घटता है। और फिर बीटा कण अगर हट जाता है तो अल्फा कण ना एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 60 का आप लोग कहिए कि सर 82 मार दीजिए। क्यों? क्योंकि अल्फा जब भी निकलता है तो परमाणु संख्या 2 लेकर के निकलता है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देना होगा, 2 लेकर के भाग जाता है, तो 82 ना आएगा। अब क्या करा 61 में, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। देखिए सौर ऊर्जा या हाइड्रोजन बम, सौर ऊर्जा या हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन होता है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन है ना, नाभिकीय विखंडन होता है वो। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्ध आयु कहते हैं। प्रारंभिक परिमाण के आधा हो जाएगा तो उसको हम लोग अर्ध आयु कहेंगे, याद रखेंगे। 2 नंबर वाला में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा और बीटा है ना, धारा नियतांक अल्फा और बीटा है,
तो इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तेजी में बताएंगे। तिलेसठ का भी मेरे प्यारे स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर आया है। देखिए बीटा जो है 1 से बड़ा होगा, लेकिन अल्फा जो है 1 से छोटा होगा। तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर बीटा लिख देंगे ऐसे और इधर अल्फा लिख देंगे ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी आएगा। और चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट यानी कि तार्किक लॉजिक गेट कौन सा है, ये दिया गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग फटाफट 64 का कमेंट करेंगे। 64 का आप लोग को हो जाएगा नैंड गेट। क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। तो यह कैसे सर? तो इसको बनाना पड़ेगा, 3-4 गो होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड गेट को, इस प्रकार से रहेगा तो एंड गेट हो जाता है। ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और इधर वाई रहेगा, है ना। ये एंड गेट हो गया। कौन गेट हो गया? एंड गेट। अब ये नैंड गेट कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं नहीं, ये नैंड गेट नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर यहीं पर अगर आप लोग को यहाँ पे अगर ऐसे है, हाँ यहाँ पर एक बल्ब लगा देगा, ऐसे कर देगा, तो यहाँ ए बी और यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर देखिए खाली इस बल्ब लगने के कारण नोट गेट की सहायता से बनता है, तो ये नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैंड गेट। केवल इधर ये लगा देना है। चलिए समझ गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग 25 का निकालिए लेते हैं। निकालना भी आप लोग सीख जाइएगा, बड़ा पूछता है। 2 से लगाइएगा तो 12 दूना के 24 शेषफल 1, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तब 6 दूना के 12 शेषफल 0। फिर 2 से लगाइए तो 3 दूना के 6 और शेषफल 0। फिर 2 से लगाइए तो 3 एकम 3 और शेषफल 1। फिर 2 से लगाइए तो यहाँ 0 और यहाँ 1। अब देखिए यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो पहले कितना है? 1, फिर कितना है? 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। और द्विआधारी में आया, ये दार्शनिक में था और ये द्विआधारी में। 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 कहाँ है? 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब चीज का सेट होगा। अब देखिए क्या करा 66 पी प्रकार के अर्धचालक के में आवेश भाग क्या होता है? तो पी प्रकार में बीवर होता है और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है। एन प्रकार में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे सर? तो पी मतलब पॉजिटिव तो बीवर हो गया, एन मतलब निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए अब कह रहा है फैक्स का अर्थ क्या होता है? 67 में फैक्स का अर्थ क्या होता है बताइए? फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल सभी ऑब्जेक्टिव। मैं जो भी करा रहा हूँ एग्जाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है तो 0 तथा 1 के बीच होता है। 0 तथा 1 के बीच होता है आयाम मॉड्यूलेशन के मान होता है, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल 69 में मोबिलिटी यानी कि आप लोग मोबिलिटी के हिंदी आप लोग गतिशीलता भी बोल सकते हैं कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो मोबिलिटी की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए हाँ, चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम 69 का आप लोग का करेक्ट है। देखिए एम्पियर मीटर अब बटा में न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोबिलिटी का एम्पियर मीटर बटा में न्यूटन होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा है? टीवी प्रसारण के लिए चलिए बताएंगे। टीवी प्रसारण के लिए होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर इस सेट को आप लोग पूरा पूरा देख लिए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को एग्जाम हॉल में पूरा पूरा यही रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, 450 तक, इससे भी ज़्यादा अगर लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट अभी आप लोग को ऑफर में चल रहा है, फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे 82 29 84 33 52। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, फटाफट से आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। और बहुत ही गर्दा मचा देने वाला क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जिसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपको एग्जाम हॉल के व्यू से तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट
कि आप लोग भी चाहते हैं अगर पीडीएफ नोट्स लेकर के बढ़िया नंबर लाने के लिए, तो आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप लोग ले लें। और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नीरज, वो वाला खत्म कर दो, नीचे वाला।